लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जुंग। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं साहिब से पूछती हूँ, जिससे पड़ोस के कूड़े के ढेरों में सोना तलाशते हुए हर रोज तो प्रातः मेरी मुलाकात होती है। साहिब ने काफी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। ढाका के हरे भरे खेतों में स्थित उसके घर की हल्की सी भी याद उसके जहन में बाकी नहीं थी। उसकी माँ उससे बताती है कि अनेकों तूफान आए जो उनके घर और खेतों का सफाया कर चले गए। इसी वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उस बड़े शहर में जिसमें वह रहते हैं वहां सोना तलाशते रहते हैं। दूसरी तरफ देखते हुए वह फुसफुसाता है, मेरे पास कोई और काम भी तो नहीं है। यह महसूस करते हुए कि मेरी सलाह कितनी खोखली होगी, मैं लापरवाही से उसे कहती हूँ, स्कूल जाओ। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब कोई बन जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। मैंने कुछ अधूरा मजाक सा करते हुए कहा, अगर मैं स्कूल चालू कर दूं तो क्या तुम आओगे? हाँ, वह चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए कहता है। कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ कि वह दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा है। क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? एक ऐसे वायदे पर जिसे निभाने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, लज्जाते हुए मैंने कहा, स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है, परंतु मेरे जैसे वायदे उसके इस रूखे संसार के हर कोने में भरे पड़े हैं। महीनों उसे जानने के बाद मैं उसका नाम पूछती हूँ। वह बतलाता है, साहिब-ए-आलम। उसे इसके अर्थ तक का पता नहीं है। यदि उसको इसका अर्थ सृष्टि का मालिक पता होता, उसको इसमें विश्वास करने में परेशानी होती। यह न जानते हुए कि उसके नाम का अर्थ क्या है, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। नंगे पैर लड़कों की एक फौज जो प्रातःकाल के पक्षियों के समान नजर आते और दोपहर को गायब हो जाते हैं। महीनों से मैं एक एक को पहचानने लगी हूँ। मैं इनमें से एक से पूछती हूँ, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? वह सरलता से जवाब देता है, मेरी माँ ने उन्हें शेल्फ से नहीं उतारा। उसका साथी जो बेमेल जूते पहने हुए था बोला, अगर वह उतार भी देती तो यह उन्हें फेंक देता। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ तो वह अपने पैर जमीन पर घसीटता है, परंतु कुछ नहीं बोलता। तीसरा लड़का, जिसके पास जीवन भर जूतों का जोड़ा कभी नहीं रहा, कहता है, मुझे जूते चाहिए। मैंने देश में बच्चों को शहरों में गांव की सड़कों पर नंगे पैर घूमते देखा है। एक स्पष्टीकरण यह है कि इसका कारण पैसों की कमी नहीं, अपितु नंगे पैर रहने की प्रथा है। मुझे आश्चर्य होता है कि कहीं यह स्थायी गरीबी को छिपाने का केवल बहाना तो नहीं। मुझे एक कहानी याद आती है जो कि उदीपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। जब वह एक छोटा सा लड़का था तो एक मंदिर के पास से होता हुआ, जहां उसके पिता पुजारी थे, वह स्कूल जाया करता था। वह कुछ देर मंदिर में रुका और एक जोड़ा जूते पाने के लिए प्रार्थना करता। 30 साल बाद मैं उसके कस्बे और मंदिर में गई, जो कि अब सूनेपन के वातावरण में डूबे हुए थे। पिछवाड़े जहां नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी हुई थी। भूरे रंग की पोशाक, जुराब और जूते पहने हुए हांफता हुआ एक लड़का वहां आया और बिछावन पर अपना स्कूल का थैला फेंक दिया। इस लड़के को देखते हुए मुझे वह प्रार्थना याद आई जो एक दूसरे लड़के ने देवी से की थी, और अंत में उसे एक जूतों का जोड़ा मिल गया और वह बोला, हे देवी, इस जूते के जोड़े को कभी गुम न होने देना। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पुजारी के युवा बेटे जैसे लड़के अब जूते पहनते थे, लेकिन मेरे पड़ोस में कबाड़ी लड़कों जैसे बहुत से अभी भी बिना जूते के रहते हैं। नंगे पैर कबाड़ियों से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है, जो वास्तव में दिल्ली के बाहरी हिस्से में स्थित है, परंतु लाक्षणिक यथार्थ में दिल्ली से मीलों दूर। जो लोग यहाँ रहते हैं वह बांग्लादेश से 1971 में आकर गैर कानूनी ढंग से यहाँ बस गए थे। साहिब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी तब एक उजाड़ जगह थी। यह अब भी वही है, परंतु अब यह खाली नहीं है। यहाँ मिट्टी से बने खोखों में टिन और तिरपाल की छतों के नीचे बिना किसी मलजल, सीवेज, नालियों या चलते हुए पानी के 10,000 कबाड़ी लोग रहते हैं। वे बिना किसी पहचान के, बिना अनुमति पत्र के यहाँ 30 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं, परंतु उनके पास राशन कार्ड है जिनसे उनका नाम मतदाताओं की सूची में आ जाता है और जिससे उनको अनाज खरीदने का अधिकार मिल जाता है। जिंदा रहने के लिए
पहचान से अधिक महत्वपूर्ण भोजन होता है। जब मैं फटी पुरानी साड़ी पहने औरतों के एक दल से पूछता हूँ कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों वाले सुंदर देश को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवारों को खिला सकते हैं और बिना पेट में दर्द हुए सुला सकते हैं, तो हम उन बंजर खेतों की बजाय यहाँ रहना चाहेंगे। जहाँ कहीं उनको खाना मिल जाता है वे अपना तंबू गाड़ लेते हैं, जो उनका अस्थायी घर बन जाता है। बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं और जीवित रहने की कोशिश से साझी बन जाते हैं। और सीमापुरी में जीवित रहने का अर्थ है कूड़ा चुगना, कबाड़ियापन। वर्षों से इसने एक अच्छी कला का स्तर प्राप्त कर लिया है। कूड़ा कचरा उनके लिए सोना है। यह उनकी प्रतिदिन की रोजी है, उनके सिर की छत है। चाहे यह छूती हुई छत ही क्यों ना हो, परंतु एक बच्चे के लिए यह इससे भी कुछ अधिक है। मुझे कभी कभी 1 रुपया या 10 रुपए तक का नोट तक मिल जाता है। यह बताते हुए साहिब की आंखें चमकने लगती हैं। जब तुम्हें कूड़े के ढेर से चांदी का एक सिक्का मिल जाता है तो तुम अपनी खोज बंद नहीं करते, क्योंकि और कुछ भी मिलने की उम्मीद होती है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ अपने माता पिता के अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। बच्चों के लिए यह चमत्कार से लिपटा होता है, जबकि बड़ों के लिए यह जीवित रहने का साधन है। एक दिन सर्दियों की सुबह में साहिब को मैंने पड़ोस के क्लब के बाढ़ लगे हुए फाटक के पास खड़ा पाया। वह 2 नौजवान आदमियों को सफेद पोशाक में टेनिस खेलते देख रहा था। मुझे खेल पसंद है, वह गुनगुनाता है और बाढ़ के पीछे से इसे देखकर ही संतुष्ट रहता है। वह मानता है, जब कोई आसपास नहीं होता तब मैं अंदर चला जाता हूँ। द्वारपाल मुझे झूला झूलने देता है। साहिब भी टेनिस के जूते पहने हुए है, जो उसकी रंग उड़ी हुई कमीज और निक्कर पर अजीब लगते हैं। वह सफाई देते हुए बताता है, किसी ने यह मुझे दिए थे। इस सच्चाई की वह बिल्कुल परवाह नहीं करता कि वे किसी धनी लड़के के फेंके हुए जूते हैं, जिन्हें उसने शायद एक जूते में सुराख होने के कारण पहनने से इनकार कर दिया था। जो हमेशा नंगे पैरों ही चला हो, उसके लिए एक सुराख वाला जूता भी एक सपना सच होने जैसा है। परंतु वह खेल जिसे वह इतनी तन्मयता से देख रहा है, उसकी पहुंच से बाहर है। आज सुबह साहिब दूध की दुकान की ओर जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का कनस्तर है। अब मैं इसी सड़क के किनारे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, उसने कुछ दूर इशारा करते हुए बताया। मुझे 800 रुपये और साथ में पूरा खाना मिलता है। क्या उसे यह काम पसंद है? मैंने पूछा। मैं देखती हूँ कि उसके चेहरे पर निश्चिंतता का भाव जा चुका है। स्टील का कनस्तर उस प्लास्टिक के थैले से कहीं अधिक भारी लगने लगता है, जिसे वह अपने कंधे पर आसानी से उठाए रहता था। थैला उसका था, कनस्तर उसका है, जो उस चाय की दुकान का मालिक है। साहिब अब अपना मालिक खुद नहीं है। मुकेश जोर देकर कहता है कि वह अपना मालिक खुद ही बनेगा। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वह घोषणा करता है। क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? मैं पूछती हूँ। मैं कार चलाना सीख लूंगा। मेरी आंखों में सीधा देखते हुए वह जवाब देता है। उसके सपने फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं, कि उन गलियों की धूल में मृगजल की तरह धुंधले पड़ जाते हैं। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। ये भारत की कांच फुलाने वाले उद्योग का केंद्र है, जहां परिवारों की पीढ़ियां भट्टी पर काम करने, शीशा पिघलाने और ऐसा लगता है कि सारे देश के लिए चूड़ियां बनाने में बीत गई हैं। मुकेश का परिवार भी इनमें एक है। उनमें से कोई नहीं जानता कि उच्च तापमान वाली शीशे की भट्टियों, बिना हवा और रोशनी की गंदी कोठरियों में उसके जैसे बच्चों के लिए काम करना गैर कानूनी है। अगर कानून लागू हो जाए तो वे 20,000 बच्चे इन गर्म भट्टियों से बाहर आ सकते हैं, जहां वे दिन के समय पिसते रहते हैं और प्रायः अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जैसे ही वह स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले जाता है, जो कि वह गर्व से कहता है अभी दोबारा बनाया जा रहा है। हम कूड़े से भरी हुई बदबूदार गलियों में टूटती हुई दीवारें, डगमगाते दरवाजे, बिना खिड़कियों के उन घरों के पास से गुजरते हैं जो झोपड़ियां ही हैं, जहां मानव परिवारों और जानवरों की भीड़ में दोनों आदिम स्थिति में साथ साथ रहते हैं। ऐसे एक घर के दरवाजे पर वह रुकता है।
डगमगाते हुए लोहे के दरवाजे पर पैर मारता है और इसे धकेल कर खोल देता है। हम एक अधबनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। इसके एक भाग में, जिस पर सूखे घास का छप्पर है, लकड़ी जलाने वाला चूल्हा है, जिस पर पालक के पत्ते एक बर्तन में छन छन करते उबल रहे हैं। जमीन पर एल्यूमिनियम के बड़े बड़े थालों में काटी हुई सब्जियां हैं। एक कमजोर युवती सारे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। यह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। वह उम्र में कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी वह परिवार के बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करने लगी है। 3 आदमियों उसका पति मुकेश और उसके पिता की देखभाल करती है। जब घर का वृद्ध आता है तो वह नम्रता से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपना मुंह घूंघट से ढक लेती है। जैसा कि प्रथा है, बहुओं को बुजुर्गों के सामने पर्दा करना जरूरी है। यहाँ वृद्ध केवल एक कंगाल चूड़ी बनाने वाला है। काफी वर्ष कड़ी मेहनत करने के बावजूद, पहले एक दर्जी फिर चूड़ी बनाने वाला बनकर भी वह अपने मकान की मरम्मत नहीं करवा पाया है और न ही अपने 2 बेटों को स्कूल भेज पाया है। वह जो कुछ कर सकने में सफल हुआ है, वह है उन्हें काम सिखाना जो वह स्वयं जानता है, चूड़ी बनाने की कला। यह उनका कर्म है, भाग्य है। वो मुकेश की दादी कहती है, जिसने कांच की चूड़ियों पर पालिश की धूल से अपने पति को अंधा होते देखा है। उसका आशय है, क्या भगवान की दी हुई परंपरा टूट सकती है? चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होने के कारण उन्होंने घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में सिवाय चूड़ियों के और कुछ नहीं देखा है। चूड़ियों के चक्र उजला सुनहरी, धान की तरह हरे, शाही नीला, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों का हर रंग गंदे आंगनों में ढेर के ढेर पड़े हैं। उनको ठेलों में लादकर इस झोपड़ियों वाले कस्बे की तंग गलियों में से नौजवान धकेल कर ले जाते हैं और अंधेरी कोठरियों में टिमटिमाते तेल के लैंपों के आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ चूड़ियों के घेरे में रंगीन शीशे के टुकड़ों को टांकों से जोड़ते रहते हैं। रोशनी की बजाय उनकी आंखें अंधेरे में से अधिक तालमेल बिठा सकती हैं। इसी कारण से वे प्रायः प्रौढ़ होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। एक नौजवान लड़की सविता फीके गुलाबी रंग की पोशाक पहने शीशे के टुकड़ों को टांके लगाती हुई एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है। मशीन के चिमटों की तरह उसके हाथ यांत्रिक रूप से चलते हैं, तो मुझे हैरानी होती है कि क्या जिन चूड़ियों के बनाने में यह मदद करती है, उनकी पवित्रता क्या है? क्या वह जानती है वे एक भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक हैं, शादी में भाग्यशाली होने का। एक दिन उसको अचानक इसकी समझ आएगी जब लाल घूंघट से उसका सिर ढका हुआ होगा, मेहंदी से उसके हाथ रंगे हुए होंगे और जब उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनाई जाएंगी, तब वह दुल्हन बन जाएगी। अपने बगल में बैठी बूढ़ी औरत की तरह जो काफी साल पहले दुल्हन बनी थी, उसकी कलाइयों में अब भी चूड़ियां हैं, परंतु आंखों में रोशनी नहीं। एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया, प्रसन्न रहित आवाज में वह कहती है। वह जीवन भर पूरे खाने का आनंद नहीं ले पाई है, यह उसकी कमाई है। लंबी लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, उसका पति, कहता है, मुझे चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं पता। अब तक जो काम मैंने किया है वह है अपने परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बनाना। उसकी बात सुनकर हैरानी होती है कि क्या उसने वह चीज पा ली है जिसे प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग जीवन भर असफल रह जाते हैं। उसके सिर पर छत है। चूड़ियां बनाने के धंधे को चलाने के सिवाय और कुछ करने के लिए पैसा न होने, खाने के लिए काफी भोजन न होने की चीख हर घर में गूंजती है। नौजवानों में अपने बुजुर्गों की गूंज सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। वर्षों की दिमाग सुन्न करने वाली मेहनत ने सारी पहल और सपना देखने की योग्यता समाप्त कर दी है। एक सहकारी संस्था में संगठित क्यों नहीं हो जाते? मैं नौजवानों की एक टोली से पूछती हूँ जो दलालों के चक्कर में पड़ गए हैं, जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को अपने फंदे में फंसा लिया था। अगर हम संगठित हो भी जाते हैं तो पुलिस हम पर मुकदमा चलाएगी, पीटेगी और गैर कानूनी काम करने के लिए घसीटकर जेल ले जाएगी। वे कहते हैं,
उनमें एक भी नेता नहीं है जो उनका नजरिया बदलने में सहायक हो। उनके पिता उनकी तरह थके हुए हैं। वे लगातार घुमावदार बातें करते हैं जो गरीबी से उदासीनता और लालच से अन्याय तक घूमती रहती है। उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। एक उस परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ, उस जाति के कलंक के बोझे में दबे हुए जिसमें वह पैदा हुए हैं। दूसरा साहूकारों, दलालों, पुलिस वालों, कानून के रखवालों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों का। उन्होंने मिलकर बच्चे पर इतना बोझ लाद दिया है जो वह सिर से नीचे नहीं उतार सकता। इससे पहले कि वह कुछ जान पाता, वह अपने पिता की तरह उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। इसको छोड़कर कुछ करने का अर्थ है ललकारना, और ललकारना बड़ा होने का हिस्सा नहीं है। जब मैं मुकेश में इसकी झलक देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वह दोहराता है, वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा, परंतु गैरेज उसके घर से काफी दूर है। मैं पैदल चलकर जाऊंगा, वह जोर देकर कहता है। क्या तुम हवाई जहाज चलाने का सपना भी देखते हो? वह अचानक चुप हो जाता है। नहीं, वह जमीन पर एक टक देखते हुए कहता है। उसकी धीमी सी आवाज में एक ऐसी शर्म है जो पश्चाताप में नहीं बदली है। वह कारों के सपने देखने में संतुष्ट है जो वह अपने कस्बे की गलियों में खड़खड़ाते जाते देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।